विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत के लिए हम लोग आगे गति देंगे उस टॉपिक को, उस विषय को, जिस विषय को हम लोगों ने उठाया हुआ है। बहुत दिनों से रीतिकाल पर प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं पर चर्चा चल रही है। उन प्रवृत्तियों और विशेषताओं में कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कई ऐसी विशेषताएं हैं जिस पे बातचीत हुई है। आज की बातचीत में हम लोग दो विशेषताओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। नंबर 1, रीतिकाल में प्रकृति का मिश्रण, और नंबर 2, रीतिकाल में आश्रयदाता। ये दो प्रकार की विशेषता एवं प्रवृत्तियां हैं। जब भी आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाएं कि रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर बातचीत करें या रीतिकाल के विशेषताओं पर बातचीत करने हेतु या वर्णन करें, समीक्षा करें, जो भी पूछा जाए, लास्ट के शब्द पे नहीं जाना है। प्रवृत्तियां या विशेषता, ये दो में कोई भी एक शब्द है तो इन टॉपिक्स को आप उठाएंगे, इन विषय पे बातचीत करेंगे। जिसमें आज हम दो ऐसे विषय लेंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे इसके अंतर्गत, प्रवृत्तियों के अंतर्गत, जिसमें पहला है आश्रयदाता, कवि। रीतिकाल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो कविताएं दरबारी काव्यों के लिए माना जाता है। उन कविताओं में मनोरंजन, विलासिता और ऐसी भावनाएं जिसमें कि केवल और केवल स्त्रियों का वर्णन है, नक्सिक वर्णन जिसमें आप देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो कवि केवल राजा को खुश करने के लिए शराब के साथ सुरा और सुरा के साथ ये कविता का जो मिश्रण है उसको करने के लिए या मिलन कराने के लिए इस तरह की कविता की जा रही थी। वैसी कविताओं में आप देखेंगे कि पद्माकर के यहाँ भी ऐसी ऐसी रचनाएं हैं जो जिसको लेकर रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि यह काल सही काल नहीं माना जाएगा और इस काल को खराब समय माना गया। बशर्ते कि बाद में कुछ आलोचकों ने इसमें कुछ अच्छाई निकालते हुए कहा कि रीतिकाल ने कहीं न कहीं स्त्रियों को कवियों के माध्यम से ही लेकिन बुलवाया ज़रूर है। बोलने का जो एक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर निश्चित रूप से रीतिकाल में काम हुआ, जो कि भक्ति काल तक नहीं था। आप देखेंगे कि आश्रयदाता जो कवि के रूप में आते हैं, इसमें सारे कवि आश्रयदाता हैं, सभी राज दरबार में रहने वाले कवि हैं। जो नहीं रहेंगे राज दरबार में उनका हश्र वही होगा जो घनानंद के साथ हुआ। घनानंद को आप जानते हैं, दोनों हाथ काट लिए गए थे, राज निकाला भी हो गया था, राज से बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद वो वृंदावन में जाकर रहने लगे। उनकी कविताएं आई तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद नादिर शाह के द्वारा उनके दोनों हाथ काट दिए गए और जो खून का बहाव है यानी ब्लड का फ्लो जो चला उसके कारण उनका प्राण निकल गया। और घनानंद जैसे बड़े रचनाकार का अगर ये हश्र हुआ तो आप रीतिकाल के वैसे कवि पर विचार कर सकते हैं जो दरबार की बातों को अगर न माने तो क्या हश्र होगा। आप जानते हैं कि घनानंद राजा की बात को थोड़ा अस्वीकार किया था। राजा कहे कविता तुम अच्छी करते हो, पढ़ो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मूड नहीं है। फिर सुजान के आने के बाद उन्होंने सुजान के तरफ चेहरा करके और राजा के तरफ पीठ कर दी, और नतीजा ये हुआ कि राजा इस बात से बहुत नाराज़ हुआ और फिर राज निकाला हो गया। इसके बाद घनानंद की मौत हो गई और घनानंद पूरी तरह से समाप्त हो गए। रचनाएं उनकी अमर है, आज भी है, लेकिन वो नहीं रहे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि एक डर पैदा किया गया राजाओं के द्वारा, रियासतों के द्वारा। क्या डर पैदा किया गया? क्या यदि कभी राजा की बात नहीं मानते हैं तो उनका हश्र या उसका अंजाम बुरा होगा। इसके कारण भी ज़्यादातर कवि जो थे वो भले ही राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए कविता कर रहे हों, राष्ट्र चेतना पर उनकी रचनाएं हो रही हों, लेकिन आप देखेंगे कि उन रचनाओं में वो राजाश्रय हैं। शिवाजी पर उनकी पूरी रचना होगी, भले ही वो शिवाजी को कहेंगे कि इंद्रजिमी जम्ब पर बाढ़ो सुअम पर रघुकुल राज है, माने रघुकुल की तरह यह राज है शिवाजी का, यहाँ तक महिमा मंडन होगा। अतिशोक्ति इतना ज़्यादा है कि छत्रसाल लिख देते हैं कटकटी कटीला है और कटीला पर बाघ है और तलवार रूपी ये ढाल है। ऐसी कविता, कुल मिलाकर कविताओं का जो दौर चला उसमें अतिशयोक्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि राजा को खुश करना है, मेन मकसद है राजा को खुश करना।
और राजा खुश होगा तो असरफी, खेत, जमीन, जायदाद, संपत्ति, हाथी, घोड़े, ऊँट इत्यादि मिलने की संभावना है। इसलिए ये प्रवृत्तियाँ चली। तो ये आश्रयदाताओं का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ, और ये कवि जो आश्रयदाता हुए वो निश्चित रूप से आश्रित रहे कविता पर नहीं बल्कि राजा पर। कविता तो उनका एक माध्यम रहा राजा से जुड़ने का, ये माध्यम का प्रयोग किया गया, जबकि भक्ति काल तक कविता आगे रही, राजा पीछे हो गया। कुंभन को कहना पड़ा भक्ति काल में कि मोको कहाँ सिकरू से काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अरे मैं अकबर के चेहरे देखकर मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि हरि का नाम बिसर गया, और पनहिया मतलब जूते टूट गए। ऐसे राजाओं की मुझे ज़रूरत नहीं। वो भक्ति काल था। लेकिन यहाँ आकर आप देखिए रीति काल में कि रीति सिद्ध बिहारी भी जय सिंह के दरबार में रहे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने कवि उस समय के थे वो आश्रयदाता थे। जो आश्रयदाता नहीं रहे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, और उनकी कविता लगभग समाप्त कर दी गई, चाहे उसके लिए हत्या ही क्यों न हो, लेकिन समापन की ओर चली गई कविताएँ। इसलिए रीतिकाल को हम यह कह सकते हैं कि आश्रयदाताओं का यह काल रहा। और दूसरी कि इस काल में जब दूसरी प्रवृत्ति पर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं, टिप्पणी में भी ये सवाल आ सकता है कि रीतिकाल में प्रकृति चित्रण। तो रीतिकाल का जो प्रकृति है वो पूरी तरह सामने तो नहीं आया, लेकिन एक टेक लेता है, टेक जिसको हम कहते हैं कि एक स्तंभ बनाता है अपने आप से। और वो प्रकृति का जैसे षट ऋतु वर्णन, 12 मासा, ये जो रचनाएं लगातार रही हैं रीतिकाल में, ये रचनाएं प्रकृति का एक अनमोल छटा बिखेरती हुई नजर आती हैं। 12 महीने की अपनी एक अद्भुत क्षमता है, और एक अपनी स्थिति है, एक मनोरम दृश्य है। उस दृश्य को कविताओं में पेश किया गया। बारिश को अलग तरीके से, सर्दी को अलग तरीके से, वसंत ऋतु को अलग तरीके से, और फिर त्योहारों का पूरा जमावड़ा रहा है, जिसमें पद्माकर होली पर भी कविता करते हैं। आप देखेंगे कि 30 त्यौहार, लोक मंगल की जो त्योहारें आई, त्यौहार आते रहे, उन पर्व, उन त्योहारों पर भी रचना हुई। इसका मतलब कि प्रकृति निश्चित रूप से बिल्कुल सामने नहीं है, लेकिन स्तंभ है, एक टेक है, एक मजबूती लिए हुए। जो रीतिकाल की कविताओं की जो छत है उसमें कहीं न कहीं प्रकृति का अपना एक महत्व है, और उसमें फूलों पर, उनमें नदी, पहाड़, झरनों पर कविता बहुत कम हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। मध्यकाल वाली कविता, और फिर रीतिकाल से बाहर आते हैं जब आप आधुनिक काल में, तो वहाँ छायावाद की जो रचनाएं हुई उसमें प्रकृति जितना मुखर होकर सामने आती है वैसे नहीं आई, लेकिन टेक जरूर है। टेक मतलब जिसको हम कहते हैं प्रकृति के पुट मौजूद हैं कविताओं में, और वो प्रकृति को झुंझलाया नहीं जा सकता। वरना आप अगर ऐसे प्रकृति को झुंझला देंगे तो पद्माकर, देव और मतीराम जैसे कवि बाहर हो जाएंगे इस प्रवृत्ति से। तो इसलिए प्रकृति को शामिल करना ही होगा। तो कुल मिलाकर प्रकृति पर रचनाएं कम हुई, लेकिन हुई जरूर। और रीतिकाल ने इन दोनों विशेषताओं को लेकर, आश्रयदाता और प्रकृति, ये दोनों विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ती हुई रचनाएं आती हैं, और यही रीतिकाल को मजबूत, सुदृढ़, सफल और सार्थक बनाने में सफल है। तो ऐसी रचनाओं पर हम यह कह सकते हैं कि निष्कर्षतः यहाँ तक हम पहुँचेंगे कि रीतिकाल प्रकृति की कविता भी रही है, आश्रयदाताओं की कविता भी रही है। आपको मैं कई बार कहा कि अभिव्यक्ति इसमें बहुत अच्छी है, अनुभूति भले ही थोड़ी दबती है, मतलब वो पीछे चली जाती है, लेकिन अभिव्यक्ति इसमें बहुत अच्छी है। और अभिव्यक्ति जब अच्छी होगी तो उसमें अतिशयोक्ति जरूर उभर कर सामने आती है। बात करेंगे जब अलंकारों पर बातचीत होगी तो, कि कैसे अतिशयोक्ति इसमें है रचनाओं में, कि क्या क्या नहीं कहा गया राजा के लिए, कि वो क्या है और नहीं है। ईश्वर की उपाधि दे दी गई, अब जबकि राजा अपने आप में खराब सब है, पूरे प्रजा के लिए अच्छी बात नहीं है जिस तरह के वो राजाई शासन हुआ, लेकिन शासन का महिमा मंडन तो हुआ है। आइए आज की इन दोनों विशेषताओं पर बातचीत के बाद अगले सप्ताह हम लोग कुछ विशेषताओं पर और बातचीत करेंगे, जिसमें लोकगीतों का समावेश, इस विशेषता पे बातचीत जरूरी है, होनी चाहिए। और फिर हम करेंगे रीतिकाल के कला पर बातचीत, क्योंकि कला बहुत ज़रूरी है, कलाओं से भरा हुआ यह काल है। इसीलिए बाह्य चीज़ों का, क्षेत्रफल का अतिक्रमण हुआ,
लेकिन आंतरिकता का अभाव दिखता है। तो हम कला पर भी बातचीत करेंगे, और दूसरा कि हम इसके लोक गीतों पर और लोक भावनाओं पर बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।